भारतीय इतिहास में एक ऐसा भूचाल आया था जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। ये कहानी है 1857 के विद्रोह की। एक ऐसी घटना जिसने भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक विद्रोह इतना जबरदस्त हो सकता है कि वो सिर्फ एक सेना को नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी ट्रेडिंग कंपनी के राज को ही उखाड़ फेंके। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सालों से भारत पर हुकूमत कर रही थी, इस एक घटना के बाद इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गए। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? तो ये चिंगारी आखिर भड़की कैसे? देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में ये दशकों से सुलग रहे गुस्से और असंतोष का एक बारूद का ढेर था जो बस फटने को तैयार था। चलिए उन वजहों को थोड़ा करीब से समझते हैं जिन्होंने इस आग को हवा दी। शुरुआत हुई राजनीतिक वजहों से, और इनमें सबसे ऊपर थी लॉर्ड डलहौजी की बदनाम हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब सीधा सा हिसाब था, अगर किसी रियासत का राजा अंग्रेजों की नज़र में अक्षम है या बिना किसी बेटे के मर जाता है तो कंपनी उसके राज्य पर कब्जा कर लेगी। और इसी नीति की चपेट में सतारा, झांसी, नागपुर जैसे कई बड़े बड़े राज्य आ गए, जिससे भारतीय राजाओं में डर और गुस्सा दोनों फैलने लगा। और देखिए, ये गुस्सा सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही नहीं था। ये आग तो हर तरफ फैल रही थी। राजनीतिक तौर पर देखें तो अवध पर कब्जा और नाना साहब जैसे लोगों की पेंशन बंद करना बड़े झटके थे। आर्थिक रूप से जमीन पर भारी भरकम टैक्स और ब्रिटिश फ्री ट्रेड ने भारत के छोटे मोटे उद्योगों की कमर ही तोड़ दी थी। सामाजिक और धार्मिक तौर पर सती प्रथा को खत्म करने जैसे सुधारों को अपनी संस्कृति में दखलंदाजी की तरह देखा गया। और सेना में तो हालत और भी खराब थे। भारतीय सिपाहियों को वेतन भी कम मिलता था और प्रमोशन में भी भेदभाव होता था। मतलब समाज का हर तबका किसी न किसी वजह से अंग्रेजों से परेशान था। तो ये बारूद का ढेर तो तैयार था, इसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई एक जानलेवा अफवाह की शक्ल में। और ये चिंगारी थी एक नया हथियार, नई एनफील्ड राइफल। अब देखने में तो ये एक आम सी राइफल थी, पर इसको इस्तेमाल करने का तरीका ही सारे विवाद की जड़ बन गया। हुआ ये कि इस राइफल में जो कारतूस यानी गोली डाली जाती थी, उसके कागज को सिपाहियों को दांतों से फाड़ना पड़ता था। और अफवाह ये फैल गई कि उस कागज पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के धर्म पर सीधा हमला थी। एक के लिए गाय पवित्र है तो दूसरे के लिए सुअर हराम। ये एक ऐसी चीज थी जिसे कोई भी सिपाही बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से विद्रोह की आग भड़क उठी। एक सिपाही के इनकार से शुरू हुई ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आग की तरह फैल गई। चीजें इतनी तेजी से हुईं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मार्च 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने अफसरों पर हमला किया। फिर 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी और सीधा दिल्ली की तरफ निकल पड़े। और सोचिए, सिर्फ 2 दिन बाद 12 मई को दिल्ली उनके कब्जे में थी और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया गया था। कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरा उत्तर भारत इस आग की चपेट में था। ये विद्रोह सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रुका, लखनऊ, कानपुर, झांसी हर जगह फैल गया। दिल्ली में बख्त खान ने कमान संभाली तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। हर जगह इन नेताओं ने अंग्रेजी सेना को कड़ी टक्कर दी। हालांकि बेहतर हथियार और एक संगठित फौज होने की वजह से अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में आखिरकार कामयाब हो गए। पर भले ही विद्रोह को कुचल दिया गया हो, इसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। तो बदलाव क्या आया? सबसे बड़ा बदलाव था शासन का। 1857 से पहले राज करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मुखिया होता था गवर्नर जनरल। 1858 के बाद राज सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला गया। और अब भारत का सबसे बड़ा अधिकारी था वायसराय, जो सीधा महारानी को रिपोर्ट करता था। और सबसे जरूरी बात, राज्यों को हड़पने की वो नीति, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इस विद्रोह के नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। एक नया कानून आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसने कंपनी राज को औपचारिक तौर पर खत्म कर दिया। हड़प नीति बंद हो गई। भारतीय सेना को पूरी तरह से बदल दिया गया और उसमें यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। और शायद सबसे खतरनाक, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की अपनी नीति को और मजबूती से लागू किया।
उन्होंने सेना में जाति और धर्म के नाम पर अलग-अलग रेजिमेंट बनाए ताकि भारतीय सिपाही फिर कभी एक साथ ना आ सके। तो क्या इस विद्रोह को एक नाकामी मान लेना चाहिए? अगर सिर्फ जीत हार के नजरिए से देखें तो शायद हाँ, लेकिन इसका असली महत्व, इसकी असली विरासत इससे कहीं बढ़कर थी। भले ही ये विद्रोह सफल न हुआ हो, पर इसी ने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। ये पहली बार था जब भारत के अलग-अलग कोनों से लोग एक साझे दुश्मन के खिलाफ एकजुट हुए थे, और इसी ने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक आग जला दी थी। तो सवाल यही है कि क्या कोई असफल विद्रोह भी इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो इतिहास का रुख ही मोड़ दे? इस पर सोचना जरूरी है।